छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस सियासी रण को जीतने की जद्दोजहद में लगे हैं। हालात ये हैं कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूकना चाहता, तो वहीं सत्ता पक्ष भी आरोपों के तीर छोड़ने में पीछे नहीं है। फिलहाल दोनों के बीच धर्मांतरण को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। वैसे तो धर्मांतरण पर सियासत पुरानी है, लेकिन नारायणपुर में महिला के अंतिम संस्कार मामले ने आरोपों की धार को और तेज कर दिया है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि धर्मांतरण राज्य सरकार के संरक्षण में हो रहा है। धर्मांतरण करवाने वाले लोग हिंसा का सहारा लेकर छत्तीसगढ़ को अशांत करने का कार्य कर रहे हैं। धर्मांतरण कराने वाले लोग जिस प्रकार से हिंसा पर उतारू हो गए हैं, हिंसा का सहारा ले रहे हैं, ये अत्यंत चिंताजनक है, दुर्भाग्यजनक है। राज्य सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है और ये धर्मांतरण कराने वाले लोग नारायणपुर के बाद अभी थाना परपा के भेजरी पदर में जिस प्रकार से आदिवासी समाज के ऊपर हमला किया, पुलिस पर हमला किया, ये छत्तीसगढ़ में शांति में खलल डालने वाला काम है। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ को अशांत करने का काम ये धर्मांतरण कराने वाले लोग हिंसा करके कर रहे हैं। विपक्ष के आरोप के बाद सत्ता पक्ष भी कहां चुप रहने वाला था। सत्ता पक्ष ने धर्मांतरण के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। सत्ता पक्ष का कहना है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, तब से धर्मांतरण का एक भी केस नहीं है। धर्मांतरण का खेल तो 15 साल की भाजपा सरकार में चलता था। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। अंतिम संस्कार जैसी स्थिति में बाधा उत्पन्न करके भाजपा गलत कर रही है। धर्मांतरण का खेल तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में होता था। कांग्रेस की सरकार 4 साल आई, एक भी धर्मांतरण का कोई मुद्दा प्रदेश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कोई क्रिश्चियन मर गया, अब वो पुराने कब से हैं, जन्मजात क्रिश्चियन है और वो मर गया तो उसकी लाश को दफनाने नहीं दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। इस तरह के अन्याय करने का काम कर रहे हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और कोई मर जाता है तो उसको सम्मान पूर्वक उनका क्रियाकर्म करने का प्रावधान है। उसको भी भारतीय जनता पार्टी वाले लोग धर्मांतरण का मुद्दा बना के उसका क्रियाकर्म तक नहीं होने दे रहे हैं। कितना निकृष्ट कार्य है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर मुद्दे और हालात बदलते रहे, लेकिन इस मसले पर सियासत बदस्तूर जारी है। मौजूदा सियासत का रुख नारायणपुर की तरफ मुड़ गया है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर आरोपों के तीर चल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रदेश धर्मांतरण की आग में कब तक जलता रहेगा। IND 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासी आग लगी हुई है। अभी हाल ही में नारायणपुर मामले ने इस आग को और हवा दे दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा रहे हैं। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। धर्मांतरण पर सियासत क्यों? क्या आरोप प्रत्यारोप धर्मांतरण का हल? क्या चुनावी मुद्दा बनेगा धर्मांतरण? कब तक जलेगी धर्मांतरण की सियासी आग? तो धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश घोरमोड़े जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं के शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा के शर्मा जी से। शर्मा जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि धर्मांतरण का मुद्दा काफी लंबे समय से गरमाया हुआ है, आरोप प्रत्यारोप ठीक है, अपनी जगह है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, वो अपनी जगह है। लेकिन इस धर्मांतरण के पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर, शर्मा जी?
शर्मा जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है के शर्मा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए मैं अमित श्रीवास्तव जी का रुख कर लेता हूं। अमित श्रीवास्तव जी, बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि भाई सरकार के संरक्षण में, यानी आपके संरक्षण में धर्मांतरण का खेल चल रहा है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, बीजेपी का काम सिर्फ अफवाह फैलाने में बीजेपी की मास्टरी है। और बीजेपी दो कामों में दिव्यांशु जी बहुत माहिर है। आधे समय सच को छुपाती है और आधे समय झूठ को फैलाती है, और वही काम आज लगातार कर रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे, पूरी तरीके से बीजेपी यहाँ पर मुद्दाविहीन हो चुकी है। और समरसता का गढ़, जो हमारा समरसता का गढ़, जो अभेद गढ़ रहा है छत्तीसगढ़, जो अब तरक्की का गढ़ हो चुका है छत्तीसगढ़, उसको कैसे डिस्टर्ब करें। और धर्मांतरण गैंग, आप देखिए कि जब चुनाव आता है तभी ये सब मुद्दे ये क्यों लाते हैं। और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि हमें लगता है कि जिस प्रकार इन्होंने पहले कवर्धा में भी देखी है, और उसके बाद लगातार जो भी घटनाएं ये बताते हैं, जिसका इनके पास ना तो कोई सबूत, ना गवाह, ना डॉक्यूमेंट एविडेंस, ना प्रमाण, कुछ नहीं रहता। और लेकिन उसके बाद भी ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो जा रहा है। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कह दूं कि भारत के संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार प्रदत्त है। और अधिकार प्रदत्त होने के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने पहले ही कहा है कि जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को लालच, द्वेष, बल, छल से, भोले भाले लोगों को जिस पर तरह अगर बलपूर्वक जबरदस्ती उनको प्रभाव में लाके धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करेगा, उनकी संपत्ति भी जब्त किया जाएगा, उनके तहत एनएसए के तहत उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि इनका जो भाजपाइयों का जो एजेंडा रहता है वो सियासी रहता है। सियासत और समाधान वाला इनका एजेंडा नहीं रहता, इनका सियासी मकसद रहता है। और मैं फिर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अब छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि किसी भी मुद्दे पे हमको घेर नहीं पा रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको लास्ट इनके पास ऑप्शन रहता है। क्योंकि इनको तो कही जाता है कि धर्मांतरण वाले मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से ये आते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार जब से आई, मैं आपको बता दूं, आदिवासी संस्कृति, अस्मिता का ध्यान हमने रखा लगातार। दिव्यांशु जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, 15 सालों में सबसे ज्यादा चर्च इनके कार्यकाल में बने। और कहते हैं ना कि साहिब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है, और इनके प्रवक्ताओं को चैनल में आके मातम भी मनाना है। मतलब बिल्कुल आपको मैं कह दूं कि पूरी तरीके से सरकार सजग है, प्रशासन सजग है। और ऐसी कोई भी गतिविधि, अगर कोई भी व्यक्ति उसमें लिप्त पाया जाएगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। तो अमित जी, आप ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हो रहा है? अमित जी, जहां इन्होंने आरोप लगाया था वहां पर भी अब ये कोट करते हैं कि आपके अधिकारी ने कहा था। मैंने आपको अभी बताया कि हमारी सरकार सजग है, प्रशासन सजग है। और उनको अगर कहीं से कुछ ऐसा लगा, इनपुट मिला, तो उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कहा कि इस पे आप जांच करिए, ऐसी कोई चीजें यहाँ नहीं होनी चाहिए। और इसके ऊपर ये क्या है, पूरी चीजों से इसमें जांच पड़ताल किया जाए। तो मैं आपको यही बता दूं कि पूरी छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थितियां नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती, जैसे मैंने आपको कहा ना कि अचानक से चुनाव के पूर्व भाजपा का जो धर्मांतरण गैंग है, क्योंकि ये मैनिपुलेटेड मीडिया मतलब जैसे ही चुनाव आते हैं ट्विटर ने भी इनको कहा था। ठीक है, मतलब जैसे ही चुनाव आते हैं, तो आपका कहना यह है कि जैसे ही चुनाव आते हैं बीजेपी इस तरह की चीजों की ओर ध्यान भटकाना शुरू कर देती है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं उमेश घोरमड़ी जी से। घोरमड़ी जी, जो बात अभी अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि भाई ये चुनावी स्टंट कह सकते हैं इसको, कि भाई आप चुनाव आ रहे हैं इसलिए आप धर्मांतरण के मुद्दे को बार बार इतना ज्यादा उछाल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझको बड़ा दुख होता है और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे छत्तीसगढ़ में, ना सिर्फ बस्तर से बल्कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लगातार दबावपूर्वक, बलपूर्वक, भैलापोषण करके, दबाव बना करके, प्रभाव बना करके खबरें लगातार निकल करके आती रही। और सरकार में बैठे हुए तमाम लोग, कांग्रेस के तमाम नेता इसको सिरे से खारिज करते रहे, सिरे से नकारते रहे। और अभी भी जिस प्रकार से अमित श्रीवास्तव जी यहाँ पर तर्क दे रहे थे, सीधे तौर पर इनका एसपी पत्र लिखता है, धर्मांतरण को लेकर के इंडिकेट करता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होने की बात कहता है, उसको ये नकार देते हैं, उस पर कहीं कोई बात नहीं करते, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। और वही पत्र जब चरितार्थ होता है, नारायणपुर के अंदर की घटना निकल करके आती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात तो उसमें लगातार कही गई थी
उसी प्रकार की स्थिति नारायणपुर के अंदर में निकल करके आती है। जिस प्रकार के हालात बनते हैं, एसपी से लेकर के पुलिस के तमाम अधिकारियों के साथ झड़प होती है, एसपी का सर फट जाता है। उसके पहले 26-26 घंटे तक लगातार जिला कलेक्ट्रेट का घेराव और तमाम तरह के घटनाक्रम, उसको आपके चैनल ने बहुत बेहतर तरीके से कवर भी किया था और सच दिखाने का वहां पर प्रयास भी किया था, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार नहीं जागती है। और जिस प्रकार की स्थिति ये अभी जो निर्मित हुई है और फिर से हिंसा को आगे बढ़ाने का प्रयास, और सरकार केवल हाथ पर हाथ धरे बैठने का काम और सिरे से इन तमाम विषयों को खारिज करने का काम ही करती रहेगी, या फिर इससे आगे बढ़ करके जो इनकी नैतिक जिम्मेदारी है इस सरकार में होने के नाते तो कोई कदम भी उठाएगी क्या? नारायणपुर के मामले में हमने देखा किस प्रकार के हालात बने। उस घटना के घटित होने से पूर्व दोनों पक्षों के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया, तमाम तरह के विषय हुए, 26-26 घंटे तक का कलेक्ट्रेट का घेराव हुआ। अभी जो मामला निकल करके आया है, अगर हम बात करें भेजरी पदर के मामले की, तो किस प्रकार के हालात बने शव को दफनाने को लेकर के और किस प्रकार की स्थितियां बनी, पुलिस को जाकर के वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ा। ये केवल 2 मामले नहीं है, इसके अतिरिक्त भी हाल ही के कुछ दिनों के अंदर में, या मैं कहूं कि पिछले 20-25 दिनों के अंदर में लहुंडी गुड़ा के अंदर में भी ऐसे ही हालात निर्मित होते हैं। सरकार वहां पर चुपचाप खामोश बैठी रहती है। अगर मैं बात करूं तिलमिली गांव की, तो वहां भी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ऐसे ही हालात बनते हैं, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। माल गांव की अगर मैं बात करूं तो वहां भी ऐसे ही हालात बने रहते हैं। और ये अभी अमित श्रीवास्तव जी यहाँ पर कह रहे थे कि आदिवासियों की संस्कृति और तमाम तरह के विषय, ये कैसा छत्तीसगढ़ आपने दे दिया है साहब, जहाँ पर आदिवासी भाई आपस में खूनी संघर्ष हो रहा है। एक आदिवासी भाई दूसरे आदिवासी भाई के खून का प्यासा हो गया है, और आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई हालात नहीं है। आप कमिश्नर के जो आगाह करता है कमिश्नर धर्मांतरण को लेकर, उस पर आप बात नहीं करते। आपके एसपी साहब जो पत्र लिखते हैं उस पर आपको आगाह करते हैं, उस पर आप गंभीरता नहीं दिखाते हैं, और केवल टीवी डिबेट में आकर के आप राजनीतिक आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। केवल चुनावी सुगुफा अगर आप छोड़ेंगे तो माफ कीजिएगा साहब, छत्तीसगढ़ शांति का टापू के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ में आज से पहले कभी इस प्रकार की घटना घटित नहीं हुई है, जहां आदिवासी भाई का आपस में संघर्ष हो रहा है, एक दूसरे के खून बहा रहे हैं, और आपका प्रशासन वहां पर हाथ धरा बैठा हुआ है, और आप यहाँ पर आकर के इस प्रकार से यहाँ पर बयान दे रहे हैं कि ये केवल राजनीति हो रही है। आपको क्या लगता है कि मेरे आदिवासी भाइयों का सर फट रहा है, उनका खून निकल रहा है, और ये आपके लिए राजनीति का विषय हो सकता है साहब? ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। मेरा छत्तीसगढ़ चल रहा है और आपको राजनीति की यहाँ पर पड़ी हुई है। एसपी का पत्र आप गंभीरता से नहीं लेते, कमिश्नर को गंभीरता से नहीं लेते, नारायणपुर की घटना को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और यहाँ पर राजनीति का आरोप लगाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य। जी उमेश जी, एक बात बताइए, आपने अभी कहा कि छत्तीसगढ़ जल रहा है, आदिवासी से लड़ रहा है। ये साल चुनावी साल है, और चुनावी साल में आपने जैसे कहा कि भाई सरकार के संरक्षण में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो भाई अगर इस परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, चुनावी साल है, तो कोई सरकार ये क्यों चाहेगी कि उसके राज्य में स्थिति बिगड़े? ऐसा क्यों आपको लगता है कि ये सरकार की शह पर ये सब हो रहा है? उमेश जी, देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति करना, जाति की राजनीति करना, आरक्षण की राजनीति करना, देश को समाज को बांटना, ये किसका इतिहास रहा है? इसी प्रकार की राजनीति करके लगातार एन केन प्रकार सत्ता हासिल करने का षड्यंत्र, और लगातार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर में हालात बन रहे हैं, और ये एक नहीं दो नहीं कई बार हमने आगाह किया साहब। और ये जो जिक्र कर रहे हैं पत्रकार अमित श्रीवास्तव जी भी जिक्र कर रहे थे उस बात का, ये कोई आजकल परसों 2 महीने 4 महीने पहले का मामला नहीं है, 2-2 साल पहले का मामला। उस वक्त भी हमने आगाह किया था कि साहब गंभीर हो जाइए, अगर हमको राजनीति करनी होती साहब तो हम तमाम तरह के आंदोलन धरना प्रदर्शन भी कर सकते थे, लेकिन हमने आगाह किया, आग्रह किया, लेकिन सिरे से खारिज कर दिया गया, उसको गंभीरता से नहीं लिया गया। और उसकी अगंभीरता का परिणाम नारायणपुर के अंदर में उस प्रकार की घटना निकल करके आई, और उसके बदले में क्या हुआ? वहां भी राजनीति, केवल भाजपा के ऊपर आरोप लगाओ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक तरफा कार्रवाई करो, मामले दर्ज करो, जेल के अंदर घुस दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है साहब। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे, उनका खून बहने नहीं देंगे। आप लाख राजनीति कर ले। ठीक है गोरमोड़े जी, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं के शर्मा जी से भी एक सवाल कर लेता हूं, उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। शर्मा जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो बात निकल करके सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इससे नुकसान तो हो ही रहा है ना, और ये सारी परिस्थिति आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर?
लगता है के सर से हमारी संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। चलिए मैं प्रतिक्रिया लेता हूँ अमित श्रीवास्तव जी से। अमित जी, उमेश गोरमणी जी की बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि इसके लिए सीधे तौर पर, साफ तौर पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं सरकार को, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा, भाजपा छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो गया। जिस प्रकार इन्होंने कहा, देखिए भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता विद्वान प्रवक्ता माने जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, मुझे लगता है भाजपा की उन्मादी और भड़कान जो है भड़काऊ बयानबाजी कहीं ना कहीं भाजपा के नेता करने में लगे हैं। और हमने तो कहा है कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था, इन्होंने कहा छत्तीसगढ़ टापू शांति का था। नहीं साहब, मैं थोड़ा सा आपको रेक्टिफिकेशन करने बोलूंगा, अमेंडमेंट करिए, थोड़ा सा उसमें रेक्टिफिकेशन करिए। छत्तीसगढ़ टापू शांति का आज भी है, लेकिन आपकी पार्टी के लोग जो नाथूराम गोडसे की शिक्षा के अनुसार धर्म से धर्म को, भाई से भाई को लड़ाकर छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में जहर घोलने का काम आप लोग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं, कई घटनाएं हमने देखी, जिस प्रकार से छोटी छोटी घटनाओं को भी आपने बड़ा करने का प्रयास किया। शायद इसीलिए हमने कहा, लोगों को भी हम आगाह करते हैं कि आप जैसे मैनिपुलेटेड मीडिया ग्रोह के सदस्यों से जो लगातार अफवाह फैलाते हैं किसी भी घटना को लेकर, उनको चिन्हांकित करें। और छोटी छोटी घटनाओं पर, जैसे मैंने कहा ना, आपने अवसरवादिता आपके जबरदस्त है और अफवाह फैलाते हैं, आप लोग दुष्प्रचार करते हैं, इससे भी आप लोगों को बचना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली है साहब, शायद इसीलिए जनता, छत्तीसगढ़ के लोग, बाहर के लोग कहते हैं छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, आप लोग जो आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, दिव्यांशु जी मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरी तरीके से हमारी है। और हमने जिला प्रशासन को पहले ही कहा है कि उनकी उपस्थिति वहां पर दिखनी चाहिए। सरकार ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किया है, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि कैसे, मैंने आपको कहा ना कि चुनाव का जैसी समय आते जाएगा, ये इसी टाइप के मुद्दे लाते जाएंगे। और जिस प्रकार से मैंने कवर्धा की भी घटना आपको याद दिलाई, जो वहां पर इन्होंने किया था, और जिस प्रकार से जी जी, छत्तीसगढ़ आ की रहा एक हूँ, गंगा आ जमुना, रहा हूँ। जी गंगा जमुना जो तहजीब है, भाजपा के व्यक्ति कहीं ना कहीं उसे सांप्रदायिक रंग देते हैं, कुकृत्य करते हैं। और शायद इसीलिए ने ट्विटर ने कहा था मैनिपुलेटेड मीडिया गिरोह के सदस्य। और इनके जो चिंटू पिंटू गैंग के जो लोग हैं ना, जो सोशल मीडिया में रहते हैं, कुछ भी इधर ऐड करना उधर ऐड करना, तो मुझे लगता है आप भी उतनी, आपकी छत्तीसगढ़ जब आगे बढ़ेगा, समृद्ध हो रहा है, सशक्त हो रहा है, तो उसमें आपको भी धैर्य रखना चाहिए। लेकिन दिव्यांशु जी, मैं आपके माध्यम से एक अहम बात कहना चाहता हूं। जिस प्रकार की ये राजनीति कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता कहती है कैसे करे भरोसा, तेरे तो स्वभाव में ही है धोखा, झूठ फरेब और धोखा, यही तो है पूर्ववर्ती सरकार के 15 साल का लेखा जोखा। तो अब जनता भी सारी चीजों को साफ समझ रही है। और मैं फिर भाजपा के माध्यम आप सम्मानित प्रवक्ता को कहना चाहता हूं कि कुछ पॉजिटिव राजनीति करिए। अगर हम कहीं कमी है तो आप हमको बताइए, लेकिन हम बेहतर काम कर रहे हैं। आपके पास मुद्दा नहीं है, आपके पास हमारे कदकाठी का कोई लीडर नहीं है, तो मुद्दों को डाइवर्ट मत करिए साहब। ये छत्तीसगढ़ का बात है, और जब छत्तीसगढ़ की बात आएगी तो हम भी पैन से बैठने वाले नहीं है, जब तक हम छत्तीसगढ़ को समृद्ध, सशक्त और खुशहाल छत्तीसगढ़ ना बना ले। चलिए ठीक है, समृद्ध, शक्तिशाली, खुशहाल छत्तीसगढ़। उमेश जी क्या कहेंगे? देखिए, दिव्यांशु जी ने पॉजिटिविटी की बात करी, हम पूरे पॉजिटिव। हमने एसपी के पत्र को गंभीरता से लेने, क्या सरकार नेगेटिव थी? अमित श्रीवास्तव जी तो बात करूंगा, मेरे कुछ सवाल है उनका आप जवाब दीजिएगा। नारायणपुर की दुर्भाग्यजनक घटना क्या सरकार की लापरवाही की वजह से नहीं हुई? नारायणपुर की घटना घटित हुई उसके पहले दोनों पक्षों के लोग 26 घंटे कलेक्ट्रेट का घेराव, तब कहां सरकार, तब कहां प्रशासन करके उस नारायणपुर की घटना को नहीं रोका जा सकता? नारायणपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई, मेरे आदिवासी भाई आपस में लड़ लिए। उसके बाद मैंने 4 गांव का उदाहरण दिया। मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं अमित श्रीवास्तव से, मेरे छत्तीसगढ़ का विषय है, मेरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों बहनों का विषय है। मैंने अभी 4 गांव का उदाहरण, लौंडीगुड़ा, दिलमिली, मालगांव, और जहाँ के विषय में आज डिबेट में चर्चा हो रही है, हेजरी पदर, इन चारों गांव के अंदर में बीते कुछ ही दिनों के अंदर नारायणपुर की घटना घटित होने के बाद इस प्रकार की घटना घटित हुई है, जहाँ उस गांव को दफनाने उसके अंतिम संस्कार इस प्रकार की स्थिति है। जब नारायणपुर की घटना घटित हो गई, आपके जिले प्रशासन से लेकर के आपकी सरकार के तमाम जिम्मेदार अधिकारी कौन सी नींद में सो गए थे? या सरकार की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहीं कोई दबाव था उन अधिकारियों के ऊपर? इस प्रकार की घटना अगर घटित हो रही तो उसको क्या आगे बढ़ देने दिया जाए, या
या उस पर समय रहते लगाम लगाई जाए। तो इस प्रकार के हालात पर इन सवालों का जवाब आज छत्तीसगढ़ की जनता आपसे चाह रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सवालों का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता को देंगे, वरना छत्तीसगढ़ की जनता आपको माकूल जवाब 2023 के अंदर में देगी। ठीक है, अमित जी जवाब दीजिए। जी देखिए, लगातार करारे नोटों की राजनीति, ये 15 सालों तक इनके भ्रष्टाचारी पुतले खेला करते थे और विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि आप 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। और किसी शायर ने कहा है कि यहाँ तहजीब दिखती थी। मैं 15 एक मिनट उमेश जी सुन लीजिए, अब आप ऐसी हो हल्ला करेंगे, आपके पास जवाब नहीं रहता तो आप नहीं करते। 4 गांव के आदिवासी भाइयों बहनों का विषय है, ये राजनीति। दिव्यांशु जी सरकार या तो चूंकि आप आपकी इनसे है, बुलवा लीजिए या मुझको आप किससे पूछ रहे हैं आप क्लियर कर दीजिए। जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं, वो ये पूछ रहे हैं कि भाई जब सरकार आपकी है, जो घटना वहां पर घटित हुई नारायणपुर में, उसको रोका भी तो जा सकता था। उनका सवाल इतना सा है। जी देखिए, मैंने कहा ना कि सरकार का पहले ही सरकार ने कहा है कि कोई भी अगर उसमें संलिप्त होगा निश्चित तौर पे उस पर सख्त से सख्त और कठोर पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब मैं उस शेर आपके माध्यम से अगर आपकी परमिशन हो तो कहना चाहता हूं, जब इनकी सरकार थी तो क्या लोग फील करते थे, जहां तहजीब बिकती थी, जहां फरमान बिकते थे, जरा आप दाम तो बोलो, वहां ईमान बिकते थे। नेताओं की जो अकड़ भ्रष्टाचार जो हुआ करता था वहीं पर उनकी ईमान बसते थे। तो लगातार हमने देखा है साहब की कई बार लोगों ने कहा है। घोरमोड़े जी मैं आ रहा हूं आपके पास। रमेश जी, व्हाट इज दिस इज माय टाइम, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। जी अमित जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि लगातार फिर वो कह रहे हैं एक करके अपनी बात रखिए। आप पहले उमेश जी का वर्जन ले लीजिए, फिर मैं आखिरी में बोल दूंगा। उनको थोड़ा जल्दी है बोलने की, आप उनसे पूछ लीजिए। ठीक है उमेश जी बोलिए उमेश जी बोलिए। आप सम्मानित प्रवक्ता हमारे मित्र हैं, बोलिए। 4 गांव से रिलेटेड सवाल किए हैं लेकिन ये राजनीतिक जवाब दे रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो मैं इनकी नैतिकता के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। बस इतना ही कहना है। सवाल रिपीट कर दीजिए, ब्रेक हो रहा है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। लग चुका है। आपका सवाल रिपीट कर दीजिए, वो बोल रहे हैं सवाल एक बार फिर से बोल दीजिए उमेश जी। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि नारायणपुर की घटना घटित पहले 26 घंटे तक कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाता है, बाकायदा ज्ञापन दिया जाता है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखते हैं। 26 घंटे बीत जाने के बाद भी नारायणपुर की घटना घटित होती है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है। प्रशासन ने एहतियातन क्या कदम उठाए आज तक जवाब नहीं आया। चलिए, नारायणपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई, उस घटना के घटित होने के बाद अगर हम बात करें भोजरी पदर जो गांव है, वहां पर शव के अंतिम संस्कार को लेकर के घटना घटित हो जाती है। क्या सरकार प्रशासन अलर्ट नहीं था? और केवल भोजरी पदर का विषय नहीं है, उसके साथ साथ लौंडीगुड़ा, तिलमिली और माल गांव में भी ऐसे ही हालात निर्मित हुए जहां पर पुलिस प्रशासन भेजना पड़ा, कर्फ्यू जैसे हालात बने, गांव के अंदर में पुलिस पार्टी डिप्लूट करनी पड़ी और तमाम सुरक्षा के इंतजाम करने पड़े। तो आपका प्रशासन क्या कर रहा है? जबकि यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार अलर्ट मोड में है। तो भैया, लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आप क्या कर रहे हैं और एहतियातन क्या कदम उठा रहे हैं जब ऐसी घटनाएं बार बार उठ रही है? ठीक है, अब मैं जवाब ले लेता हूँ। जी अमित जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि प्रशासन सजग है और लगातार आप देखिए कि जिस प्रकार से ये कहते हैं ना षड्यंत्र पूर्वक उस माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर घटनाएं हो रही, ठीक है, दंगाई घटनाएं अगर हुई हैं और अगर हम उस पर सख्त भी हो रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि ये उन्मादी और भड़काऊ भाषण देके कहीं ना कहीं बयानबाजी देने में लगे हुए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन साहब उस सब चीजों को माइन्यूटली देख रही है। और मैं फिर आपके माध्यम से उमेश जी मैं यही कहना चाहता हूं कि जनता सारी चीजों को देख रही है और शायद मुझे लगता है 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके आपको इसीलिए छोड़ा था कि उनको आपकी कार्यशैली यही सब पसंद नहीं आई थी, क्योंकि भारत वासुदेव कुटुंब को मारने वाला देश है और आप लोग जिस तरफ राजनीति को लेके जा रहे हैं, आपकी सरकार आने के बाद आपने कई ऐसी परिभाषाएं बदल दी साहब। ठीक है, अब मैं उस पर जाऊंगा तो आज वो मुद्दा नहीं है, दिवानू जी कहेंगे कि आज वो मुद्दा नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, समय की बाध्यता के चलते मैं चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो लंबे समय से छत्तीसगढ़ में छाया हुआ है और विपक्ष से लेकर के हमलावर है, तो वहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि धर्मांतरण के मुद्दे की ये जो आग है, इस वजह से जो नुकसान झेलना पड़ रहा है उन मासूम आदिवासियों को, वो कब जा करके शांत होती है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।